नमस्कार। आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग धातु सीरीज में एक नई धातु को लेकर आए हैं। अभी तक हम लोगों ने रस, रक्त, मांस, मेद तक धातु को कवर कर लिया है। अब आगे की धातु हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको और जैसा सबको पता है आगे की धातु कौन सी आती है, उस धातु का नाम है अस्थि धातु। अस्थि धातु जो है बहुत इंपॉर्टेंट धातु है और अस्थि धातु की जो हम निरुक्ति समझते हैं या इसका फंक्शन जो प्रेजेंटली हम समझते हैं, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जो हमको आधार या संरचना प्रोवाइड करता है, वह क्या होती है? अस्थि धातु होती है। अस्थि शब्द से हमारे आयुर्वेद में क्या समझते हैं? अस्यते इति अस्थि। अस्यते इति अस्थि यानी जो अंत तक बना रहता है। अंत तक बना रहने की बात है कि यदि हमारा शरीर जो है जब पंचतत्व में विलीन होता है तब भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ शरीर में, मांस है, त्वचा है, सारा नष्ट होते जाता है और अंत में अस्थि धातु ही बचती है। और या फिर हम जब अगर अंत्येष्टि वगैरह होता है वहाँ भी आप देखते हैं कि जिसको प्रवाहित किया जाता है, यानी सब कुछ जल करके खत्म हो जाता है, केवल अस्थि धातु लास्ट में शेष रह जाती है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थि धातु। तो निष्पत्ति का जो आधार है वह भी इसी को रखा गया है। और निष्पत्ति का आधार क्या है? निष्पत्ति अस्यते क्षिप्यते इति अस्थि, यानी जिसको प्रवाहित किया जाए। क्या किया जाए? प्रवाहित। प्रवाहित करने का अर्थ है जिसको जल में प्रवाहित किया जाता है, यानी कि जब अंत्येष्टि होती है तो जो लास्ट में जो बच जाता है वो क्या होता है? अस्थि धातु ही बचती है, मांस और त्वचा सब कुछ या ऑर्गन के नष्ट होने के बाद। इसके पर्याय के रूप में देखिए, अमर कोश में दो पर्याय आते हैं। पहला कीकस आता है, दूसरा कुल्य आता है। कीकस और कुल्य, ये दोनों शब्द कहीं ना कहीं संरचना से रिलेटेड हैं, यानी कि जो हमारे शरीर को संरचना देने वाला है वह अस्थि, कुल्य या कीकस कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे आता है स्वरूप एवं गुण। तो आचार्य प्रियव्रत शर्मा के बारे में हम लोग पिछले लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पढ़ा था। प्रियव्रत शर्मा जो है, प्रियव्रत शर्मा ने कुछ पुस्तकों के जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें होती हैं, जैसे द्रव्य गुण विज्ञानी अध्याय लिखा है, 5-6 इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी 2-3 चीजें मैंने याद करने के लिए कहा था। एक बोला था, कौन सा याद करना है? पुष्प आयुर्वेद। पुष्प आयुर्वेद याद रखिएगा, कई बार पीजी का क्वेश्चन है। और दूसरा क्या है? आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास। आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास बहुत ही सुंदर पुस्तक है। अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो आपको आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, आयुर्वेद का अन्य जो सभ्यताओं पे क्या प्रभाव था और आयुर्वेद प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति चल रहा है, लगभग सभी अच्छे टॉपिक इसमें कवर है। तो प्रियव्रत शर्मा के अनुसार क्या डिफिनीशन आता है? डिफिनीशन आता है दृढ़त्वम। दृढ़त्वम संचयो धातुर देहास्थि निरुच्यते यम आश्रितम समग्रम ही शरीरम अवतिष्ठते। जो शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है वह अस्थि धातु कहलाती है। दृढ़ता प्रदान करने का अर्थ है कि हमारा जो शरीर से यदि अस्थि को बाहर कर दिया जाए तो हम मांस का एक लोथड़ा की तरह एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो हमारा शेप है, जो हमारा स्वरूप है, वो कहीं न कहीं क्या है? यत आश्रित्यम, वो हमारे अस्थियों पर ही निर्भर करता है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे आता है उत्पत्ति। उत्पत्ति में एक ही बहुत सुंदर श्लोक है, ये याद रख लीजिएगा और काफी समय से आपको याद कराया जा रहा है। श्लोक क्या है? रसाद रक्तम ततोन मांसन, मांसन मेद अस्थतो अस्थि च, अस्थनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्रात गर्भ प्रसादज। तो इसमें हम क्या देखते हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। मेद से क्या होता है? अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। मेद से क्या बनता है? अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। दूसरे नंबर पे सुश्रुत का भी है, ये भी सेम चीज बताता है, मेदोवस्थि जायते। और चरक चिकित्सा, गृहणी चिकित्सा अध्याय से एक श्लोक आता है धातु उत्पत्ति का, जिसमें अस्थि धातु की उत्पत्ति को बताया गया है। क्या बोलते हैं? पृथिव्यम अग्नि अनिलादिना। पृथिव्यम अग्नि अनिला, यानी पृथ्वी, अग्नि और वायु संघातम स्व उष्मणाम कृतम, यानी कि मेद जो है उस उष्मा से क्या होता है? खरत्वम प्रकरोत्यस्य, यानी खरता को प्राप्त हो जाता है। जायते अस्थि ततो नृणाम, मेद क्या होता है? मेद से अस्थि की उत्पत्ति होती है। कैसे उत्पत्ति होगी? पृथ्वी, अग्नि और अनिल,
इन तीनों के मिलने से क्या होता है, मेद में जो स्निग्धता थी उस स्निग्धता की हानि होती है, और उस स्निग्धता की हानि के होने के बाद जो अगली धातु बनती है जो अत्यंत खर होती है, रुक्ष होती है, खरता को प्राप्त हो जाती है, उसे हम लोग अस्थि धातु कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे आता है अस्थि धातु का कार्य। अस्थि धातु का कार्य में हमको पहले ही से पता है, पहला वाला क्या होगा, अस्थिनी देह धारणम, देह का धारण करेगा। दूसरा मज्ज पुष्टि च, यानी कि क्षीरदधि न्याय या कर्म प्रमाण पक्ष से हमें इस बात को ज्ञान है कि अगली धातु जो होती है पिछली धातु से बनती है। तो इस धातु में अस्थि धातु क्या करेगी, अगली मज्जा धातु की पुष्टि करेगी, और जो इसका स्वयं का कार्य है वो क्या है, धारण करना। अष्टांग हृदय सूत्र में देखिए श्लोक आता है, प्रीणन जीवनम लेपनम स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादम धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। इस श्लोक से हम क्या समझते हैं कि धातुओं के श्रेष्ठ कर्म बताए गए हैं। जहाँ पे क्रम से हम सभी धातु हमने डिटेल पढ़ा है, वहाँ पे ये आता है धारण। धारण कार्य किसके द्वारा किया जाता है, अस्थि के द्वारा। ठीक, देहो धर्त्वा धारणम मज्जो पोषणाम अभ्यास्थि। अष्टांग संग्रह क्या बोलते हैं, सेम चीज, धारण करता है और मज्जा का पोषण करता है। तो क्लियर हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। सुश्रुत शारीर में एक श्लोक आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इन्होंने इसके स्वरूप को भी बताया है और इसका एक कर्म भी है। ठीक है, क्या आता है, अभ्यंतरगते, अभ्यंतरगते सारे यथा तिष्ठति भूरहा। भूरहा मतलब यहाँ पे क्या है, किसी वृक्ष में, कोई वृक्ष के अंदर जो उसका सार होता है उसके द्वारा वह वृक्ष एक सेब को प्राप्त करता है। अस्थि सारे तथा देहा गृह्यन्ते देहिनाम ध्रुवम। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जो अस्थियों का एक कंकाल है या जंजाल बना हुआ है, उस कंकाल के माध्यम से हमारा शरीर भी एक स्थिरता को प्राप्त करता है। ठीक है, यस्म चीर विनष्टेषु त्वंग मासेषु शरीरणाम अस्थिनि न विन्यस्यति साड़यितानि देहिनाम। जब हम, यह क्या होता है, त्वचा मांस आदि हमारे शरीर में नष्ट हो जाते हैं, तब भी अस्थिनि न विनश्यति, अस्थि जो होता है, स्केलेटन सिस्टम जो है वह नष्ट नहीं होता है, या चीर विनष्टेषु यानी देर में नष्ट होता है, वह अस्थि है। वह अस्थि का एक तरह से कार्य हो गया। फिर आता है मांसन यंत्र निबंधानी शिराभिस्नायु स्थिता अस्थिना अवलिंबन कृत्वा न सिर्यन्ते पतन्ति वा। मांस और शिराएं और स्नायु ये आपस में निबंधित होकर के बध करके कहाँ रहते हैं, अस्थिना अवलंबन कृत्या, अस्थि के साथ जुड़ करके एक अवलंबन या एक ढांचा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। क्या करते हैं आगे, सिर्यन्ते पतन्ति वा, क्या न सिर्यन्ते पतन्तिया, शरीर को गिरने नहीं देते हैं। तो हमें पता है केवल स्केलेटन तो नहीं एक साथ खड़ा हो सकता, इसके साथ आपका क्या नाम मसल्स है और टेंडन्स हैं, लिगामेंट हैं, ये सारी चीज से एक शेप शरीर में वो एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आगे आते हैं अस्थि के स्थान। अस्थि के स्थान का वर्णन नहीं किया गया है क्योंकि अस्थि तो सर्व शरीर में है, लेकिन ये बताया गया है वृक्ष के सार के समान अस्थि शरीर को अवलंबित करती है। लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था, वही श्लोक यहाँ भी लिखना है। अभ्यंतर्गते सारे यथा तिष्ठन्ति भूरहा अस्थि सारे ससा देहा गृह्यन्ति देहिनाम ध्रुवम। यानी कि जिस प्रकार वृक्ष के अंदर भूरहा, वृक्ष के अंदर सार रहता है, सार मतलब उसके बीच में जब उसका त्वचा हटती है तो अस्थि में एक सार दिखाई देता है। ठीक, तो उसी तरह से शरीर के अंदर अस्थियां बनी रहती हैं, यानी त्वचा हमारी भी हटेगी तो हमारे शरीर के अंदर अस्थि दिखाई देगी। ठीक, कॉर्टेक्स मेडुला का एक स्ट्रक्चर रहता है ना जिसको पीठ बोलते हैं। ठीक, आगे चलो। फिर आता है अस्थियों की संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा। हम यहाँ पे भी आपको इतना बता रहे हैं, जब रचना शरीर पढ़ाएंगे तो इसको और आगे हम बताएंगे कि शाखा कोष्ठ और ग्रीवा में किस प्रकार डिवाइड है। अभी आज की क्लास के लिए ये नंबर याद रखिएगा। आचार्य चरक के अनुसार 360 होता है, सुश्रुत के अनुसार 300 होता है, वाग्भट के अनुसार 360 होता है। वाग्भट और चरक एक जैसा मत रखते हैं और आधुनिक समय में अभी 206 होता, हमको पता है।
तो ये नंबर आपको पहले याद होना चाहिए। आचार्य चरक ने कितना बताया है? 360। और आचार्य सुश्रुत ने कितना बताया है? 300। और वाग्भट ने 360 और आधुनिक में 206। फिर आता है अस्थि का पंचभौतिक संगठन। पंचभौतिक संगठन क्या होता है? ये व्यपदेश भूयसा न्याय के अनुसार बताया जाता है, यानी कि पंचभौतिक तो सब कुछ है जिसमें जिस चीज की अधिकता होगी हम उसी को पंचभौतिक उसकी व्यवहारिकता में बोलते हैं। जैसे अस्थि में क्या है? अस्थि पृथ्व्याम अनिलात्मकम, पृथ्वी है और अनिल है, पृथ्वी है और क्या है? वायु है। पृथ्वी और अनिल तेजसाम, जल्लड़ के अनुसार क्या है? पृथ्वी है, ये याद रखिएगा, पृथ्वी है, वायु है प्लस अग्नि है। किसके अनुसार? डल्लड़ के अनुसार। चक्रपाणी के अनुसार क्या है? पृथ्वी है और प्लस अनिल मतलब वायु है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। स्रोतोमूला अस्थि वहानाम सुतसाम मेदो मूलम जघनम च, अस्थि वहानाम सुतसाम मेदो मूलम जघनम च, ये काफी चर्चा हुई, आपको याद हो गया होगा। और अस्थि, मज्जा और श्वेत का स्रोतस के रूप में सुश्रुत ने वर्णन नहीं किया है। चरक विमान 5 में ये श्लोक आता है। फिर आता अस्थि अस्थि व स्रोतोदुष्टि के कारण क्या होते हैं? व्यामादिपि संजोपदात अस्थानानि अति विघटनात् अस्थिवाहिनी दुष्यंती वातलान च सेवनात्। तो जो व्यायाम, अति व्यायाम आदि करने से या फिर संक्षोभ यानी चोट आदि लगने से, अस्थियों के एक दूसरे से रगड़ खाने से, या चोट वही ट्रामा एक तरीके का है, लेकिन याद क्या करना है? वातलाना च सेवनात्, अत्यधिक वातल चीजों का सेवन करने से अस्थि हमारी दूषित हो जाती है। अस्थि प्रदूषक व्याधियां क्या होती हैं? अस्थि प्रदूषक व्याधियां देखिए, अध्यस्थि दंतो दंतास्थि भेद शूलम विमर्णता। अध्यस्थि, अध्यस्थि दंत यानी अधिक अस्थियों का बढ़ जाना, ऑस्टियोफाइट वगैरह बन जाना, ग्रोथ हो जाना। ठीक, दंतस्थि यानी मल्टीपल नंबर के दांत हो जाना, आगे पीछे दांत आ जाना, अधिक संख्या में दांतों का आ जाना, दांत के ऊपर दांत का हो जाना। भेद शूल विवर्णता होना, केस लोम नख समश्रु, चूंकि अस्थि के साथ वो मल के रूप में जुड़ा हुआ है तो वो केस लोम नख और समश्रु, समश्रु मतलब बियर्ड को बोलते हैं, दाढ़ी को बोलते हैं, बाकी केस लोम नख आपको पता है। तो इसमें किसी प्रकार के दोष का उत्पन्न हो जाना अस्थि प्रदूषक व्याधि कहलाता है। आगे चलते हैं। अस्थि धातु का मल क्या होगा? चरक चिकित्सा में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। किट्टम विडमूत्रम रसस्तु कफो सृजा पित्तम मांस कमला मल स्वेदस्तु मेधस। हमने यहाँ तक चर्चा कर ली है। स्यात कीट केस लोमास्थनो। ठीक, अस्थि का क्या होता है? केस और लोम क्या होते हैं? मल कहलाते हैं। तो अगर किसी को केस और रोम से रिलेटेड कोई व्याधि है तो ऐसे में क्या होगा कि वह अस्थि का मल में विकृति आ गई है, सम्यक प्रकार से मल नहीं बन रहा है। तो हम रस धातु पे हमने पढ़ा था अकालो पलितो व्याप्तो, अकाले पलितो वाला वहां से और केसलो में यहाँ से, तो रस धातु और अस्थि धातु की हम चिकित्सा करने में इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं ताकि बालों का चिकित्सा अच्छे से हो पाए। आगे आते हैं उपधातु। उपधातु में अन्य लोगों ने तो नहीं बताया है, केवल सारंगधर ने बता रखा है, तो मैं इस श्लोक आपको याद रखना है, बाकी मैं लास्ट बता देता हूं। इन्होंने बोला है कि अस्थि की उपधातु क्या होती है? दंत होती है। दांत को अस्थि की उपधातु बता रखा है। ठीक, ये याद रखिएगा। सबका एक एक बताया है इन्होंने, तो स्पेशल है इसलिए याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। अस्थि धातु का क्षय। अस्थि धातु के क्षय होने से क्या होगा? हमें पता है मल के रूप में वर्णन है केस और लोम का, नख का। तो देख लीजिए, केस लोम नख समश्रु द्विज प्रपतनम श्रम। द्विज प्रपतनम, ये जो दांत है, केस है, बाल हैं, उनमें क्या होगा? गिरावट होगी या दोष हो जाएगा। श्रम, थकावट लगी रहेगी। थकावट क्यों होती है? क्योंकि अस्थि धातु में किसी चीज की कमी है, कैल्शियम आदि की कमी हो रही है, उसका क्षय हो रहा है, तो आपको पीड़ा होगी। कैल्शियम का रोल बहुत जगह है, आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। गे अस्थि क्षय लिंगम संधि शिथिल्यमेव च, संधि में शिथिलता आ जाती है, यानी कि ज्वाइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं। अस्थि क्षय अस्थि शूलम दंत नख भंगो रौक्ष्यम च। अस्थि के क्षय होने से दांत, नाखून आदि गिर सकते हैं,
अस्थि स्थूल हो सकता है और रुक्षता शरीर में आ सकती है। फिर आता है अष्टांग संग्रह का भी लगभग एक ही है। दंत नख रोग सेम केश सातनो रोचम पारुष्यम शैथिल्यम अस्थितोदम। जो याद करना है वो क्या है? अस्थिबद्ध मांसो अभिलाषे अस्थि। अस्थिबद्ध मांस, अस्थिबद्ध मांस खाने की इच्छा होगी। ठीक, अस्थिबद्ध मांस क्या होगा? जो आप लोग खाते हैं, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। इस तरह से आता है, अंदर बोन भी रहता है और मांस भी उसके साथ रहता है, लोग फ्राइड करके इस तरह से उसको खाते हैं। तो इस तरह के मांस खाने की इच्छा उत्पन्न होगी कब? अस्थि क्षय होने पर। क्यों? उससे जाहिर सी बात है आपके ग्रोथ होगी, प्रोटीन आएगा, फिर अच्छा चीजें लोग आप लेंगे तो उससे अस्थि, क्योंकि जिसका क्षय होता है उसकी इच्छा उत्पन्न होती है। तो अस्थि क्षय हो रहा है तो कहीं न कहीं अस्थिबद्ध मांस खाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर आता है अस्थि धातु वृद्धि के लक्षण। वृद्धि होगा तो क्या होगा? अध्यस्थि अस्थिनी अधिदंतस्य। तो यहाँ भी दो शब्द है, अध्यस्थि सेम वही है और अधिदंत। तो प्रदोषज विकार में भी हमने पढ़ा था, क्या है? अध्यस्थि। अध्यस्थि मतलब अस्थियों का बढ़ जाना, हड्डियों का बढ़ जाना। और अधिदंत मतलब क्या होता है? अधिदंत मतलब दंत की संख्या में बढ़ जाना, बढ़ोतरी हो जाना। ठीक है, ये दो चीजें वृद्धि के लक्षण हैं। अब आगे चलते हैं अस्थिसार पुरुष के लक्षण। तो जैसा पहले भी डिस्कस हुआ था, पहले की लाइन क्या बताएगी? उसकी शारीरिक स्ट्रक्चर को बताएगा। तो शारीरिक स्ट्रक्चर देखते हैं। पर्शी गुल्फ, पर्षणी गुल्फ जानवरत्नी जत्रु चिबुक सिरह पर्व स्थूला स्थूल अस्थि दंक नक दंतस्य अस्थिसारा। जो अस्थिसार पुरुष होगा, पर्षणी, पर्षणी मतलब एड़ी आदि, एड़ी गुल्फ है ना, गुल्फ मतलब यहाँ का वो एंकल है और ये रिस्ट ज्वाइंट है। जानु अरत्नी, अरत्नी किसको बोलते हैं? अरत्नी जब मुट्ठी बंद होती है तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं? अरत्नी बोलते हैं। तो अरत्नी जत्रु चिबुक सिरा पर्व स्थूला स्थूल अस्थि, ये सब क्या होगा? बहुत मोटे मोटे होंगे, कलाइयां मोटी होंगी, उंगलियां मोटी मोटी होंगी। ठीक है, नख दंत अस्थिसारा, ऐसा व्यक्ति का, नख दंत वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं? उनको अस्थिसार बोलते हैं। उनके दांत वगैरह बहुत मजबूत और चौड़े और अच्छे होंगे। ते महोत्साह, वो क्या होते हैं? बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत महोत्साह, उनके अंदर उत्साह रहता है, क्रियावंत कार्य करने वाले होते हैं। क्लेश सहा, क्लेश को सहने वाले होते हैं। सार स्थिर शरीरा भवंत आयुष्मंत। ठीक, फिर क्या आता है? महाशिर स्कंदम दृढ़ हन्वस्थि दंत दंत नख अस्थि भी। तो सुश्रुत के अनुसार सर बड़ा होगा, कंधा चौड़ा होगा, अच्छे से स्केलेटन डेवलप होगा। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो हमारे एशियन में लोग हैं, एशियन बेल्ट में, उनमें क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन की वजह से स्केलेटन पूरा डेवलप नहीं हो पाता है। तो जिसका अस्थि अच्छे से डेवलप होगा, जाहिर सी बात है स्कंद बड़े होंगे, दृढ़ हनु दंत, हनुअस्थि मतलब मैंडिबल वगैरह भी मजबूत होंगे, आपको दिखाई देगा। नख मैं अस्थि नख अस्थि भी, ऐसा व्यक्ति अस्थिसार पुरुष लक्षण कहलाता है। फिर आता है अस्थि और वायु का संबंध। अस्थि और वायु के संबंध में ये हम लोग अभी एक और टॉपिक कवर करेंगे, आश्रय आश्रयी। तो वहाँ पे ये डिटेल होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इतना समझा देता हूँ कि जिससे आप यही समझ जाएंगे। क्या आता है? अस्थि और वायु में संबंध क्या है? अस्थि और वायु में क्या होता है? प्रतिलोम संबंध होता है। ठीक, जब अस्थि धातु की हम वृद्धि करते हैं तो वायु का क्षय हो जाता है, और जब वायु की वृद्धि करते हैं तो अस्थि का क्षय हो जाता है। क्या लिखा है? यदि कस्य तदनश्य वर्धन छपड़म औषधम अस्थि मारुत ने प्राय वृद्धि तर्पणात् श्लेष्मणम अनुगता तस्मात् संचय विपर्य वायु अनुगमत। यानी कि अगर आपको तर्पण करना है, तर्पण चिकित्सा करेंगे तो क्या होगा? अस्थि की वृद्धि होगी, अस्थि की वृद्धि होगी, अस्थि की वृद्धि होगी। तो तर्पण जब करेंगे तो वायु कैसे बढ़ती है? वायु बढ़ती है लघुता से, रुक्षता से, ठीक है, शीतलता से। यहाँ पे आप जब तर्पण करेंगे, तर्पण कैसा होगा? गुरु होगा, ठीक है, स्निग्ध होगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? वायु की क्या स्थिति होगी उस समय? वायु हानि हो जाएगी, वायु में हानि हो जाएगी। अब उल्टा करिए, अब तर्पण करना है, अब तर्पण,
अब तर्पण करेंगे तो क्या होगा, वायु की वृद्धि होगी, वायु की वृद्धि होगी। अस्थि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अस्थि की हानि होनी शुरू हो जाएगी, तो चिकित्सा क्या हो जाएगी, विकट हो जाएगी। ठीक है, तो ये श्लोक आएगा आश्रय आश्रय संबंध का, हम वहां अलग से डिस्कस करेंगे। अभी एक चीज याद रखना, जब भी तर्पण करते हैं तो अस्थि बढ़ती है, वायु घट जाती है। अब तर्पण जब भी करेंगे तो वायु बढ़ेगी और अस्थि घट जाएगी। तो ये अष्टांग हृदय का बहुत अच्छा रेफरेंस है, हम इसको और डिस्कस करेंगे आगे। आपको टॉपिक पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।